गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर और यूता के साथ। तभी यूता कहता है, मैं पिछले 10 सालों से तुम पर नजर रखे हुए हो और तुम पूरी वक्त मेरी मुट्ठी पर ही नाच रहे थे। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मेरा सिर भारी होता जा रहा है तेरी की, और कहता है अगर मैं यहाँ पर बेहोश हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब यूता कहता है, सिराइसी क्या तुम सांस भी ले रहे हो। वो कह के हाथ बढ़ाने लगता है। तब मेन कैरेक्टर उसका हाथ को झटक कर कहता है, कमीने इंसान, एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तेरी ये आंखें निकाल लूंगा, तेरी ये घिनौनी आंखें। तो यहाँ पर यूता का फेस में थोड़ा कट लग जाता है। तब यूता कहता है, इम्प्रेसिव, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक कोमा में चला गया होता। मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारी इन इच्छा शक्ति की इज्जत रखता हूँ, तभी तो तुम बॉस बने हो। उसके बाद कहता है, सिराइसो, तुम सच में सबसे अलग हो। और मेन कैरेक्टर सोचता है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब तक मैं हिल डुल रहा हूँ मुझे इस कमीने से निपटना होगा और फिर सीधे बॉस के पास चले जाना होगा। तब यूता कहता है, ओ गॉड, मैं भी अभी उत्तेजित हो रहा हूँ। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, ठीक है, आ जाओ मेरे पास। जैसे ही उसने मुझे छुआ मैं उसके चित्रे कर दूंगा। और फिर उसी वक्त यूता उसको पुल करता है और तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मेरा बॉडी क्यों मूव नहीं कर रहा। और यूता का इस घिनौने हरकत को देखकर सोचता है, आखिर वह कौन है जो इसके पीछे खड़े होकर इसे इतनी दूर तक जाने का बढ़ावा दे रहा है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। उसके बाद कहता है, मुझे बताओ तुम यह सब क्यों कर रहे हो। मुझे हमेशा से तुम्हारी इस हरकत से घिन आती थी, जब तुम एक भले इंसान बनने का नाटक करते हो। तभी यूता उसको गले लगा कर कहता है, और अब देखो, तुम एक अदने से कीड़े की तरह मेरे सामने छटपटा रहे हो। शायद मैंने वह सारे नर्क जैसे दिन सिर्फ इसी एक पल के लिए झेला था। और कहता है, अब यह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं रह गया है, यह तो मेरा मुक्ति है। तब मेन कैरेक्टर हंसते हुए गिरने लगता है और कहता है, यह कमीना एक टोटली साइको है। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर ह्यूमिन या फिर उसका बॉस को दिखाया जाता है और कहता है, तो इस तरह पूरी तरह परफेक्ट बनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैन कैरेक्टर कहता है, बॉस। तो वह कहता है, नहीं, सच में मैं सिर्फ तुम्हारी झूठी तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि वाकई जानने के लिए पूछ रहा हूँ। तुम स्मार्ट हो, दिखने में भी हैंडसम हो, गजब के लंबे हो, तुम्हारी स्किन एकदम बेदाग और किसी डॉल जैसी है, सिर पर इतने घने बाल है, और तुमने सिर्फ 25 साल की उम्र में ही अंडर बॉस बनने का मुकाम भी हासिल कर लिया। तब मेन कैरेक्टर मुस्कुरा के कहता है, क्यों, वाकई तुम मेरे कितना ख्याल रखते हो ना, वरना तुम्हारे बिना इस दुनिया में भला कोई मुझे इतनी अहमियत देता। तो वह कहता है, देखा जाए तो मेरे पास कोई असली ताकत नहीं था, तुम तो जानते ही हो। मुझे तो लगता था कि वह कोरियन यकूजा भी तुम्हारे सामने मोहरे ही थे। मैं शुरुआत से ही जानता था कि तुम अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो और सबसे अलग चमकोगे। पर सोच कर कहूँ, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इस मुकाम में पहुँच जाओगे। और कहता है, तुम चंद पैसे को कमाने के लिए नखरे दिखाना, और अब खुद को देखो, तुम तो अभी से ही एक अंडर बॉस बनकर बैठे हो और अब तुम सीधा उस गोल्डन पवेलियन के काम संभालने जा रहे हो। और कहता है, इतने कम उम्र में तुम इतने ऊंचे मकान पर पहुंच गए हो, पर तुम्हारे आगे का रास्ता अब बेहद दर्दनाक और कांटों भरा होने वाला है। सच कहूँ तो मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँ या तुम्हारी इस किस्मत पर अफसोस मनाऊं। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हारी यह घुमावदार बातें नहीं समझ पा रहा, साफ साफ कहो, काम संभालने का तुम्हारा असल में क्या मतलब। उसी वक्त वह ड्राइवर कहता है, सर, हम गोल्डन पवेलियन पहुंच चुके हैं। उसके बाद ह्यूमिन और मेन कैरेक्टर उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और काम करने वाले लोग लगातार टेबल सेट कर रहे होते हैं। तब ह्यूमिन मेन कैरेक्टर को खींचकर दूसरों से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और उन दोनों को 2 लड़के देख रहे होते हैं। वहाँ एक लड़का कहता है, उन्होंने अभी अभी उसके यहाँ आने का ऐलान किया है। और दूसरा कहता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। तो वह कहता है, अब तो हम गए, अब हम सब मारे जाएंगे। तो वह दूसरा कहता है, क्या, ऐसा क्या है उसमें, कैसा दिखता है। वह कहता है, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर वह कम से कम 2 मीटर लंबा है और उसका शरीर किसी मैसिव बेल जैसा है। लोग कहते हैं कि वह सिर्फ 11 साल का था जब उसने अकेले ही पूरी सुजुकी फिश मार्केट को खून की नदी में बदल दिया था।
और अभी जो हाल ही में पोर्ट रीडेवलपमेंट हुआ था वहाँ उसने उन सबको रास्ते में मुश्किलें खड़ी नहीं की, बल्कि उसने उसका नामो निशान ही मिटा दिया, पूरी तरह से सफाई कर दिया उसका। और दूसरा कहता है, कभी मैं सोचूं कि यहाँ का माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है, बाकी लोगों के मुकाबले इस अकेले की प्रमोशन सेरेमनी के लिए इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही तामझाम और मेहनत की है। यह वाकई खौफनाक है, जो साक्षात मौत की परिभाषा है। तभी वहाँ पर रेड हेयर वाला लड़का कहता है, आज शायद यह आखिरी बार है जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बीच यूता कहता है, उन बड़े लोगों के लिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, वे जब चाहे हमें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल सकते हैं। वहाँ पर यूता आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। वह देखकर रेड बाल वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह फ्लर्ट करने वाला कमीना यहाँ भी अपनी नौटंकी नहीं छोड़ रहा। और यह के वह झटके से वो किताब लेकर बाहर फेंक देता है। तब मैन कैरेक्टर गुस्सा होकर कहता है, या तुम क्या कर रहे हो। दूसरे सीन पर मैन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें वाकई सबके सामने वह स्टंट दिखाने की जरूरत थी। तब ह्यूमिन कहता है, तुमने पहले भी यह होते देखा है। तब वो कहता है, हाँ देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। मेरा मतलब है मैं तो बस एक लो रैंक का गुंडा हूँ। तब ह्यूमिन कहता है, गुंडा, तुम तो खुद यहाँ एक अंडरबॉस की तरह काम कर रहे थे। तब वो कहता है, क्या मतलब। तब ह्यूमिन कहता है, मुझे तो मौका भी नहीं मिलता। मैं यह बात फिर से कह दूं, यह उस तरह का मौका नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। बड़े बड़े लोगों की नजर तुम पर है, उन्हें तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद है। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर एक दरवाजा में कोई चिल्ला रहा होता है, ह्यूं ह्यूं कहकर। द मेन कैरेक्टर नीचे बेहोश पड़ा हुआ होता है और बाहर से आवाज आता है, ह्यूं तुम वहाँ पर हो। तो मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या हुआ। बाहर से आवाज आ रहा होता है कि क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर फटने वाला है। उसके बाद उस फोन का वॉलपेपर देख के उसको सब याद आ जाता है और गुस्से से उस फोन का ग्लास ही तोड़ देता है। जैसे उसको ह्यूम करके पुकार रहा होता है तो वह गुस्से से उसका हाथ झटक कर कहता है, क्या हुआ। वह सब डर जाते हैं और कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हारी फ्लाइट में ज्यादा समय नहीं बचा। अगर तुम अभी नहीं निकले तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, पर आप अभी ठीक नहीं लग रहे हैं। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ एक कसिनो मीटिंग था आज। तो वह लड़का कहता है, आप क्या चाहते हो, क्या मैं उस मीटिंग को कैंसिल कर दूं। तब मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, हम 5 मिनट में निकलने वाले हैं। और यूता को याद करके कहता है, मैं उस कमीने को खुद पर्सनली निपटा लूंगा। एक बार जब मैं यह बातचीत खत्म कर लूंगा तो उसने जो मेरे साथ बकवास की है और बचकर निकलने की कोशिश की है, उसका मैं उससे 10 गुना चुकाऊंगा। उसे इस बात का पछतावा होगा। उसके बाद वह फ्लाइट लेके साउथ कोरिया पहुंच जाता है, सियोल में, और गाड़ी में बैठकर सोचता है, यह जापान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े लीडर टॉप डॉग्स में से एक के साथ मीटिंग है। अगर यह डील सही रही तो हम 10 साल के प्रोजेक्ट को छोटा करके सीधे कसिनो प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। और कहता है, वह सपना जिसका बॉस इतने सालों से पीछा कर रहे थे। भले ही हाल ही में मैंने अपनी छोटी सी गलती से उन्हें निराश किया है, लेकिन उनमें से किसी भी बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। यह कह के वह अपने सबऑर्डिनेट को यूता का पिक्चर दिखाता है और वह लोग यूता का बैकग्राउंड चेक करने लगते हैं। और वह दरवाजे को नॉक करता है अंदर जाके, और वहाँ पर आवाज सुनाई देता है, अंदर आ जाओ। तब मेन कैरेक्टर उस आवाज को सुनकर सोचता है, यह आवाज इतना क्यों फेमिलियर लग रहा है। तब वहाँ पर वह बॉस और कोई नहीं यूता होता है और कहता है, स्वागत है। तो गाइस, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।